प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी लोगों का पेपर है। कुछ ही घंटों के बाद आप सभी लोग पेपर देने जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो इस सेशन को पूरा देख कर जाइए। यहाँ से पेपर आप प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है। 2025 का प्रिय विद्यार्थियों लेटेस्ट पेपर है ये। नागरिक शास्त्र का 590 डीएच कोड है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है, पूरे आंसर के साथ है प्रिय विद्यार्थियों। पहले ध्यान से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एक बार। देखिए बहुविकल्पी, देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ है ये, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है और यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वायरल पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर कर दीजिए। और कुछ घंटे पहले आप लोग को मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। देखिए यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है प्रिय विद्यार्थियों। पूर्णांक आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो होता है पूर्णांक 100 नंबर का होता है ये, क्योंकि प्रेडिकल वाला विषय नहीं है ये। 3 घंटे 15 मिनट का समय है। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलता है, तो उसमें दीर्घ उत्तरी अति लघु किसमें कितना लिखना है, शब्दों का तालमेल पूरा अच्छे से बैठा लिया करिए, कापी को सजा लिया करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, ठीक है। जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये वायरल पेपर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ पर। पहला देखिए बहुविकल्पी का प्रश्न क्या है। विश्व राजनीति में द्विध्रुवीता के अंत का कारण क्या था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, सोवियत संघ का विघटन जो था प्रिय विद्यार्थियों, वह विश्व राजनीति में देखा जाए तो द्विध्रुवीता के अंत का कारण सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख कारणों में देखा जाए तो ये है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। ये बनाया गया था आप लोग सभी लोगों का। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो बनाया गया था, ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1967 में बनाया गया था, ठीक है। ये प्रश्न भी जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है। तो कब किया गया था? 1967 में। 8 अगस्त 1967 को जो है प्रिय विद्यार्थियों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो है संगठन बनाया गया था। इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी जो है प्रिय विद्यार्थियों बैंकॉक में की गई थी, ठीक है ना। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर? बैंकॉक में। भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत क्या है? देखिए बात हो रही है यहाँ पर भूटान की। देखिए प्रिय विद्यार्थी, भूटान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जल विद्युत शक्ति, देखिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत वहां पर क्या है? जल विद्युत शक्ति है। भूटान के 4 प्रमुख जो जल विद्युत सुविधाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, यही मुख्य रूप से आन ग्रिड जल विद्युत देश का सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है भूटान के लिए। तो तीसरे भी प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, भारतवर्ष जो है अभी संघर्ष कर रहा है, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है स्थायी सदस्यता नहीं मिला है अभी। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सभी जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। फ्रांस वगैरह भी हैं आपके, ब्रिटेन हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो है देखिए अभी भारत जो है इसमें भारत दावेदारी कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा उसमें बीच में अड़ंगा डाल देता है। जबकि रूस जो है रसिया सपोर्ट में आता भी, लेकिन चाइना नौटंकी कर देता है बार बार। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसकी पुष्टिकरण किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसका पुष्टिकरण जो किया गया था 26 अगस्त 2002 को किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किया गया था, तो वो पुष्टिकरण इंडिया के द्वारा कब किया गया? 26 अगस्त 2002 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर छठवें पॉइंट प्रश्न की ओर। जबरदस्त तरीके से पेपर, ये है डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। बिना बिना इसकी किए पूरा जरूर देखिएगा और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण जो है किसने दिया था? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, ये जो देने वाले भाषण थे उनका नाम था, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। उन्होंने भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या जिसे हम लोग ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से भी ये देखिए जाना जाता है। प्रसिद्ध भाषण कौन दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और यह भाषण उन्होंने कब दिया था प्रिय विद्यार्थियों? 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जो है संविधान सभा के एक विशेष सत्र में उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एक अलग से फैक्ट्स मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। भारतीय जनसंघ का गठन कब किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? देखिए भारतीय जनसंघ का जो गठन किया गया था प्रिय विद्यार्थियों, वो किया गया था 1951 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1951 में, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 की घटना है ये। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर फटाफट, लेकिन शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का।
चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। चीन को जो क्रांति हुई थी 1949 में, यानी चाइना को जो है 1949 में जो है आजादी मिला था एक तरीके से, चीनी क्रांति। लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो लोकसभा का जो 5वां आम चुनाव हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वो हुआ था 1971 में। मार्च 1971 में जो है 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, 15 मार्च के महीने में लगभग ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एस के पाटिल। तो देखिए एस के पाटिल जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुविकल्पी के बाद जब हो गया पूरा आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, तो हम लोग बढ़ते हैं अति लघु पर। लेकिन अति लघु पर बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा जानदार और शानदार है और कुछ ही घंटों के बाद आपका पेपर भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख कर जाइएगा। एकदम सुबह मैं लगा रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैं तो बना रहा हूँ एक दिन पहले, लेकिन आज आपके एग्जाम के लिए आपको देखिए 5 बजे ये पेपर मिल रहा है, 5:05 पर लमसम मैं आप लोग को उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो पूरा इसको एकदम रगड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है आपको इसको एकदम तनिक भी। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? स्वतंत्र भारत के समक्ष जो थी प्रमुख चुनौतियां क्या थी? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों स्वतंत्र भारत के समक्ष जो प्रमुख मुख्य तौर पर देखा जाए तो 3 तरह की चुनौतियां सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला क्या था कि विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना बहुत चैलेंजिंग टास्क था ये, और लोकतंत्र का निर्माण करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, ठीक है ना। जैसे हम लोग का संविधान बने, भाई देश तो आजाद हो गया, बन गया, लेकिन अब देश चलेगा कैसे? जाहिर सी बात है, अब चलाना भी तो जरूरी है उसको। तो चलाने के लिए क्या चाहिए? अब उसको पूरी व्यवस्था चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए उसका। तो अब वो सिस्टम कैसे बनाया जाए, उस सिस्टम पर बात किया जाए, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से था, देखिए चैलेंजिंग था। और संपूर्ण समाज का विकास करना भी था फिर विद्यार्थियों इसमें, ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें थी महत्वपूर्ण रूप से, जो कि जिसका सामना करना बड़ा ही कठिन था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? पी आर आई का क्या अर्थ है? देखिए पी आर आई का अर्थ अगर देखा जाए फिर विद्यार्थियों, तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या होता है पीआरआई का अर्थ जो है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। 1929 में स्थापित इस पार्टी ने मैक्सिको में लगभग 8 सालों तक शासन किया था। मैक्सिको में ये जो पार्टी थी, कौन सी? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी 1929 में स्थापित, ये जो पार्टी थी मैक्सिको में लगभग लगभग जो था वो 8 सालों तक इसका शासन रहा था इस पार्टी का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, विकास के देखा जाए मुख्य रूप से जो थे तो 2 मॉडल थे। कौन कौन मॉडल? एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा क्या था? समाजवादी मॉडल था। समाजवादी मॉडल जानते हैं कि वो रसिया, रूस, सोवियत संघ पर आधारित था, जबकि उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो है वो यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर। देखिए पूंजीवादी मॉडल जो है, यह मॉडल जो था यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, जबकि समाजवादी मॉडल जो था, यह मॉडल जो था सोवियत संघ ने अपनाया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से बातें थी जो कि प्रभावित की। शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम क्या था? देखिए शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम जो था अवामी लीग था। क्या था? अवामी लीग, ठीक है ना। अवामी लीग देखिए महत्वपूर्ण ये रहेगा प्रश्न आपका। ये लीग भी बहुत योगदान है इसका अपनी कंट्री के लिए देखा जाए तो, जहाँ पर भी इन लोगों का जब बांग्लादेश के लिए मुख्य रूप से निर्माण में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1969 में विभाजन हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, तो पहला क्या था? सबसे बड़ा कारण, कांग्रेस के भीतर जो ताकतवर नेताओं का समूह जो था, उस समूह जो था सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था, ठीक है ना। जो उन लोगों का बटालियन था, ग्रुप था, वो क्या बन गया था? कमजोर पड़ गया था, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा देखा जाए तो 1967 में इंदिरा शक्तिशाली नेता बनकर उभर रही थी, ठीक है। तो ये भी देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के कारणों में एक था ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। फटाफट शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हो रहा है पेपर आप लोगों के समक्ष। एनडीए, एनडीए देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। देखिए एनडीए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये भी। देखिए भाजपा हो गया, भाजपा में कौन कौन? तेलुगु देशम पार्टी हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, जनता दल हो गया, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड हो गया। तो ये सभी जो है मिलकर जो है एनडीए में सम्मिलित 4
दल हैं। कौन कौन? भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, जनता दल यूनाइटेड, ये सभी जो है एनडीए के महत्वपूर्ण भाग हैं, एनडीए में सम्मिलित है ना। आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम बताइए। देखिए विद्यार्थियों, देखिए इंडोनेशिया हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मलेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए भूटान इसमें और मालदीव है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश कौन कौन है? भूटान और मालदीव। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वर्तमान महासचिव वाला प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव है प्रिय विद्यार्थियों, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मैंने अपने अदर कंटेंट में भी इस प्रश्न का जिक्र किया हुआ था पहले भी आप लोगों से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। 1 जनवरी 2017 की घटना है प्रिय विद्यार्थियों। 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभालने वाले गुटरेस पुर्तगाल के निवासी हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं प्रिय विद्यार्थियों, और इन्होंने जो है वर्तमान महासचिव का पदभार संभाला है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है ना। 20वां देखिए हम लोग का प्रश्न जब है कि 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और कौन हो जाएगा? मिजोरम। यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला के साथ साथ देखिए यहाँ पर उत्तर के साथ साथ है आपका ये सेशन। ये बहुत जानदार चीज है यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों का भाग 1। ठीक है ना। देखिए पहला तो 21वां प्रश्न जो है लघुत्तरी भाग 1 का प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसीलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसको सेलेक्ट भी किया गया है आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था प्रिय विद्यार्थियों 1951 से 1956, 1951 से 1956 का समय देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। अब तो पंचवर्षीय योजना की जगह पर योजना आयोग की जगह पर जो है देखिए नीति आयोग आ गया है। देखिए ये पंचवर्षीय योजना जब आया गया था कि कोशिश क्या थी? देश को गरीबी के मकड़ जाल से जो था निकालने के लिए उत्तरदायी था मुख्य रूप से ना। यानी गरीबी का जो मकड़ा घेरा हुआ था उस मकड़े से दूर करना था। ये योजना को तैयार करने में देखा जाए तो जुटे विशेषज्ञों में एक जो थे वो के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल जो होगा धीमी रखनी चाहिए। कैसी रखनी चाहिए? धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचेगा। ठीक है, नुकसान पहुंचेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो था ज्यादा जोर था वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। किस पर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। और आप लोग जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है भी हम लोग का भारतवर्ष, तो जाहिर सी बात है कृषि पर विशेष ध्यान देना भी जरूरी था। इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो बांध और सिंचाई के क्षेत्र में जो है निवेश किया गया। किसमें निवेश किया गया? बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है निवेश करने की बात की गई। योजनाकारों का देखा जाए तो का बुनियादी लक्ष्य जो था वो राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज्यादा हो। बचत भाई जाहिर सी बात है, बचत जब बढ़ेगा मिलेगा बढ़कर तभी ना उन लोग चीजें सोच पाएंगे उसके लिए। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत क्या था? नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से निकलकर सामने बात आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? 1970 के दशक में देखा जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? देखिए 1970 का जो दशक रहा है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें इंदिरा गांधी जी जो थी बहुत ही लोकप्रियता में के रूप में थी। तो क्यों लोकप्रियता इनका था? आइए थोड़ा इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इस समय क्या था? सामाजिक मुद्दे जो थे प्रमुखता से लिए गए। क्या किए गए? जो सामाजिक मुद्दे थे उसे प्रमुखता से लिया गया। इंदिरा गांधी ने देखिए प्रिय विद्यार्थियों भूमि सुधार किया था और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए जो है प्रचार भी किया था, जिससे लोकप्रियता और बढ़ी थी उनकी। इसका देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पूर्वी पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से जो है बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कारण भी इंदिरा गांधी को लोकप्रियता में इजाफा हुआ था। ठीक है ना। जब देखिए स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, यानी पश्चिमी पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश स्वतंत्र बांग्लादेश नया नाम पड़ा ना। 1971 में संघर्ष किया, बांग्लादेश अलग हुआ। अभी मुजीबुर रहमान की देखिए अवामी लीग की बात हो भी रही थी आप लोगों से ऊपर ना। तो ये ऐसे देखिए हुआ, तो इजाफा हुआ प्रिय विद्यार्थियों। इसमें भी देखिए बहुत बड़ी लोकप्रियता इंदिरा गांधी को मिल गई थी। उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में
लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। और पांचवा पॉइंट देखा जाए तो कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुता को स्थापित भी कर लिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कारण थे प्रिय विद्यार्थियों जो देखा जाए तो मुख्य रूप से लोकप्रियता को बढ़ाने में कारगर साबित हुए, सिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये भी प्रश्न देखिए, प्रश्न एक से बढ़कर एक है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी मजा आएगा। और जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दीजिए। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है प्रिय विद्यार्थियों। पहला देखा जाए तो यह नीति जो है महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की बात करता है। ठीक है ना, अलग रहने की बात करने के लिए निष्पक्ष रख देना ना, मतलब किसी के पक्ष में ना जाके निष्पक्ष भाव रखना, जो भी विचार रखना रहेगा स्वतंत्र होकर इंडिया अपना विचार रखेगा। अभी देखिए जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था रसिया, तो भाई भारत जो गया शांति की बात करने की बात करता है हमेशा भारतवर्ष देश। यह एक स्वतंत्र नीति है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या है, सक्रिय सहयोग देने की भी एक महत्वपूर्ण नीति में एक है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, यह सभी राज्यों के साथ देखा जाए तो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। ठीक है, यह 9 स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति भी है। यह नीति क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग तथा आर्थिक विकास पर भी बल देता है। जिससे गुट निरपेक्ष नीति के माध्यम से जो होता है वो सभी राष्ट्र जो है उनको अपनी एक अलग पहचान जो हो गया एक देखने को मिलता है, या वो मतलब अपने उस विचारधाराओं में अपनी विचारधाराओं को भी वो रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर ये आपको बहुत लाभान्वित करेगा। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाए, खाद्यान्न के अभाव को देखा जाए और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में जो था छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है ना, आंदोलन के क्रम में देखा जाए तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जयप्रकाश नारायण जी को देखिए, जेपी जी को जो है आंदोलन के क्रम में जो है छात्रों ने जो आंदोलन में, तो उन्होंने उनको भी मतलब आमंत्रित किया। ठीक है ना, बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीतिक छोड़ चुके थे, सक्रिय राजनीति में वो नहीं थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर जो है राष्ट्रव्यापी अपील आई। ठीक है ना, और जीवन के हर क्षेत्र के लोग जब अब आंदोलन से आ जुड़े और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, तो 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा इसी बेस पर थी। मुख्य रूप से जो है वो छात्रों के आंदोलनों से बढ़कर वो राजनीति का एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया उसने। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके क्या परिणाम हुए? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 1980, देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन अचानक आ जाता है और हम लोग वहां पर फंस जाते हैं, तो इसलिए बिना स्किप के पूरा देख कर जाइए। 1980 में अकाली दल जो था विद्यार्थियों द्वारा पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच जो था पानी के बंटवारे के मुद्दे पर लेकर चलाया गया था। आंदोलन का नेतृत्व जो था जल्द ही नरमपंथी अकालियों के माध्यम से जो था विद्यार्थियों ये के हाथ से निकलकर जो है ये चरमपंथी तत्वों के हाथ चला गया। इसने शस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया और उग्रवादियों ने क्या किया, अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया था विद्यार्थियों। और जवाबी कार्रवाई करते हुए जून 1984 में जो था भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है चलाया। क्या चलाया? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ठीक है ना, यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था एक तरीके से देखा जाए तो। इस सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची देखा जाए तो। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। इस सैन्य अभियान को देखा जाए तो भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक
31 अक्टूबर 1984 को जो है उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए जो है उन्हीं के जो अंगरक्षक थे 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई। किसका? इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित ये मुद्दा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही ये व्यापक स्तर पर जो है प्रभावित किया था। आगे देखिए ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ही लोग बताइए क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अति में, लघु में, दीर्घ उत्तरी में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है ये। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? देखिए सोवियत संघ के विघटन के कोई एक दो कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण हैं। आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण जो है वो निम्नवत हैं। पहला देखा जाए तो अंतिम राष्ट्रपति जाने रहे मिखाइल गोर्बाचेव थे। और जब 1991 में जब ये क्या हुआ था, जब विघटन हुआ था, तो मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने देखा जाए तो सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। दूसरा देखा जाए तो साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया, ये भी कारण बना। गोर्बाचेव ने क्या किया, सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था, ये भी कहीं ना कहीं से सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी और सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था, जिसका विरोध उन लोगों ने किया। सोवियत संघ में क्या किया गया, खाद्यान्नों का संकट जो था उत्पन्न हो गया था और अफगान संकट भी जो था सोवियत संघ के पतन का कारण बना। तो ये भी महत्वपूर्ण कारणों में एक था, जो कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों में एक रहेगा। चलिए फिर विद्यार्थियों देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2 में सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन करना है। ये लघु उत्तरीय भाग 2 का है। फिर विद्यार्थियों देखिए इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाइएगा अपने एग्जाम में। यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। भारत के आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन करना है। फिर विद्यार्थियों देखिए मैं यहाँ पर जो है 5:15 पर बताऊं, मैं 5:05 पर करूँ कि 4:45 पर कर दूं, इसको बताइए। जैसा आप लोग कहिए वैसे मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि मैंने कंटेंट को बना दिया है। अब आप सभी लोगों के लिए सुबह के लिए मैं इसको जा रहा हूँ शिफ्ट कर देने, ठीक है। मॉर्निंग में ही आप लोग देख लीजिएगा पूरा, इसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, सुबह सुबह उठकर। दीर्घ उत्तरी में देखिए सार्क ट्रीटी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। चीन के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या करना है। देखिए चीन का भारत के साथ, चीन का जो है भारत का पाकिस्तान के साथ, स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां, नीति आयोग के उद्देश्य, कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है, ठीक है। ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर सुबह में मैं मॉर्निंग में इस पेपर को लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सुबह में जरूर देख लीजिएगा, इसको देख कर जाइएगा अपने पेपर में को देने से पहले, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और 4:45 पर मैं इसको रख दे रहा हूँ, तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।